नमस्कार। आप सभी का बायजूस आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग दैनिक क्विज के प्रश्नों को देखेंगे और इन प्रश्नों का संबंध 24 अप्रैल 2021 के प्रमुख समाचारों से होगा। स्टूडेंट्स, आप लोग इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये प्रश्न सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। आइए स्टूडेंट्स, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड निम्नलिखित में से किन आपदाओं के प्रति सुभेद्य है? भूकंप, भूस्खलन, बादल का फटना, हिमनद का फटना और वनाग्नि। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं, भारत का वह राज्य जो सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त है वह राज्य है उत्तराखंड, और इसका सही जवाब होगा डी। अब आइए देखते हैं कि इस प्रश्न को क्यों उठाया गया है। दरअसल द हिंदू के अंदर में एक समाचार हमें देखने को मिला। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO रिपोर्ट्स ग्लेशियर ब्रेक इन उत्तराखंड, और यह घटना कहां पर घटी? सुमना क्षेत्र में। यह क्षेत्र भारत चीन सीमा के निकट है। अब स्टूडेंट्स, आप लोग BRO के संदर्भ में भी इस बात को ध्यान रखेंगे कि यह संगठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, और इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि इस साल हम उत्तराखंड के क्षेत्र में, चमोली वाले क्षेत्र के अंदर में एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा को पहले ही देख चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा अगला प्रश्न है, भारत अपने मानवाधिकार दायित्वों को प्राप्त करता है। कथन एक है, मानव अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1993 संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाई गई मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, और इसके बाद संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स, ये तीनों कथन ही यहां पर सही हो जाते हैं, और इसका मतलब यह हो गया कि डी इसका सही जवाब है। अब अगर आप लोग यहां पर ध्यान रखें, तीसरे कथन को यहां विशेष रूप से आप देखें तो मूल अधिकारों को जब आप देखते हैं भारतीय संविधान के अंदर में, तो मानवाधिकारों के साथ में विशेष रूप से जुड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ साथ में हम लोग नीति निर्देशक तत्वों को भी जोड़ सकते हैं। हालांकि इस बात का अंतर हम सभी लोग जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब कि अधिकारों के रूप में उनका दावा नहीं किया जा सकता है, जबकि मूल अधिकारों को आप अधिकारों के रूप में दावा कर सकते हैं न्यायालयों के अंदर में जाकर के। आइए देखते हैं यह समाचार क्यों उठाया गया आप लोगों के लिए। दरअसल यह समाचार उठाया गया है द हिंदू के इस समाचार के संदर्भ में कि NHRC असाइंस 6 स्टडीज ऑन ह्यूमन राइट्स इश्यूज, और इनमें कौन कौन से मुख्य मुद्दे शामिल हैं? एक तो फूड सिक्योरिटी, भोजन की सुरक्षा, खास तौर पर जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, अनुसूचित जातियों के जो लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी हैं, अनुसूचित जनजातियों के लोग भी हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि बड़े संवेदनशील वर्गों से आते हैं, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो बच्चे हो, तो इन सब के संदर्भ में एक शोध को जो है आगे बढ़ाया है हमारे NHRC के द्वारा। NHRC का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब आप लोग ध्यान रखेंगे जरा यहां पर कि ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किया गया है। अब चूंकि संसद के द्वारा एक अधिनियम के माध्यम से इस संस्था का निर्माण किया गया है, तो यह एक वैधानिक निकाय हो जाएगा। इसके अलावा 2019 में इस अधिनियम में कुछ बदलाव किए गए थे, जिनके माध्यम से भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। इसके साथ साथ में स्टूडेंट्स, आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें कि इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले होता है। अब आप लोग यहां पर ध्यान देंगे कि ये 2019 के अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था। इसके अलावा 2019 के माध्यम से जो अन्य जो है तथ्य यहां पर शामिल किया गया है, वो तथ्य है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश वाला बिंदु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है, आसियान समूह एशिया प्रशांत क्षेत्र के सभी देशों की सदस्यता के लिए खुला है। दूसरा है, कोई भी आसियान देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है। तीसरा है, भारत आसियान के संस्थापक सदस्यों में से एक है। देखिए स्टूडेंट्स, आसियान समूह जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस,
दक्षिणी पूर्वी जो एशिया के मुख्य देश हैं उनका एक संगठन हो जाता है, तो निश्चित रूप से पहला वाला जो बिंदु है यह गलत हो जाता है यहां पर। इसके अलावा अगला है, कोई भी आसियान देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है, यह बिंदु भी गलत है, क्योंकि म्यांमार की अगर हम बात करते हैं तो यह भारत के साथ भूमि साझा करता है। इसके अलावा भारत आसियान के संस्थापक सदस्यों में से एक है। जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत दक्षिणी पूर्वी एशिया का देश नहीं है। अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, मतलब उपर्युक्त में से कोई नहीं। यह प्रश्न मैंने क्यों रखा आपके सामने? दरअसल स्टूडेंट्स, द हिंदू का समाचार है, प्रोटेस्ट्स इन म्यांमार अहेड ऑफ आसियान मीट। दरअसल म्यांमार के अंदर में तख्ता पलट हुआ था और वहां पर जो लोग लोकतंत्र के समर्थक हैं वो वर्तमान सैन्य शासन का लगातार विरोध कर रहे हैं, और आसियान की जो बैठक होनी है उसके बारे में समाचार ये आया है कि म्यांमार के जो सैन्य प्रमुख हैं वो उस बैठक के अंदर में भाग लेंगे। तो ऐसे में एक बड़ा समूह जो लोकतंत्र का समर्थक है वो इस चीज का विरोध कर रहा है। आइए आसियान से जुड़े हुए कुछ अन्य बिंदु देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, आसियान का फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना 1967 आसियान घोषणा पत्र के माध्यम से हुई। आसियान के संस्थापक राष्ट्रों की अगर हम बात करें तो इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड है। ध्यान रखेंगे, इसको बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है स्टूडेंट्स ये। और इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर में स्थित है। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश को नियमित सशस्त्र बलों के स्थान पर आत्मरक्षा बलों के लिए जाना जाता है? दरअसल स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का जो जवाब है वो है जापान। और ऐसा विशेष रूप से क्यों है? जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान के ऊपर अमेरिका के द्वारा एटम बम गिराया गया तो उसके बाद जापान की सुरक्षा की एक हद तक जिम्मेदारी अमेरिका के द्वारा ली गई। फिर यहां पर धीरे धीरे आत्मरक्षा बलों का विकास किया गया। अब यह समाचार क्यों आया है आपके सामने, जरा वो भी देख लीजिए। देखिए, द हिंदू के अंदर में एक समाचार है, जापान टू होस्ट ज्वाइंट ड्रिल विद यूएस फ्रांस। स्टूडेंट्स, अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये एक सैन्य अभ्यास होगा, मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, जिसमें जापान, यूएसए और फ्रांस होंगे। और ये जो एक्सरसाइज है ये आत्मरक्षा को आगे बढ़ावा देने के लिए की जा रही है, सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के द्वारा। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर के अंदर में चीन लगातार एक आक्रामक रवैया दिखाते हुए आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में हम लोग इस बात को क्वाड के साथ में जोड़ करके भी देख सकते हैं कि क्वाड का जो विचार है वो जापान से ही उत्पन्न हुआ। तो यहां पर ये एक क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में उसको बढ़ावा देने के संदर्भ में जापान के कुछ प्रयास हैं और ये अभ्यास भी उसी का एक हिस्सा दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से 2019 में इस प्रश्न को पूछा गया था सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के अंदर में। और प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, महात्मा गांधी की गिरमिटिया मजदूर व्यवस्था के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। दूसरा है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के युद्ध सम्मेलन में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। और तीसरा है, भारतीय जनता द्वारा नमक कानून को तोड़ने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इस प्रश्न को देखें तो यहां पर जो पहला वाला कथन है गिरमिटिया मजदूर व्यवस्था का उन्मूलन, निश्चित रूप से इसमें गांधी जी की एक भूमिका थी। आप लोग जरा ध्यान रखेंगे, गिरमिटिया मजदूर जो होते थे ये अनुबंध के आधार पर अंग्रेज हमारे देश के लोगों को विदेशों में, द्वीपीय देशों में जैसे मॉरिशस वगैरह हो गया, मालदीव्स वगैरह हो गए, वहां लेकर के जाते थे खेती करवाने के लिए। तो ऐसे मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर हम लोग कहते थे। इसके अलावा चेम्सफोर्ड जो है ये भारत के वायसराय रहे थे और प्रथम विश्व युद्ध के समय जब युद्ध सम्मेलन हुआ तो उसके अंदर में इन्होंने जो प्रस्ताव रखा, इसमें महात्मा गांधी ने इनके जो है भारतीयों की भर्ती के जो प्रस्ताव का समर्थन था वो बिल्कुल किया था। तो यहां पर जो नहीं वर्ड है ये नहीं होगा,
तो इसका मतलब ये हो गया दूसरा वाला गलत है पूर्ण रूप से। अगर आप यहां पर देखें तो 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो ये सारे अपने आप गलत हो जाएंगे और सही जवाब क्या हो जाएगा 1 और 3। तो इसका मतलब है कि तीसरा वाला भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, फैक्ट ऑफ द डे को जरा देख लेते हैं। और फैक्ट ऑफ द डे है आरबीआई एक्सटेंड्स स्टेट्स वेज एंड मींस क्रेडिट टू सितंबर। जरा देखिए स्टूडेंट्स यहां पर कि वेज एंड मींस क्या होता है, और ये एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखिए जरा इसको। देखिए वेज एंड मींस एडवांसेस जो हैं ये अल्पकालिक ऋण सुविधाएं हैं जो आरबीआई के माध्यम से केंद्र और राज्यों को उपलब्ध कराई जाती हैं। दरअसल स्टूडेंट्स, जब केंद्र और राज्यों के संदर्भ में उनकी जो प्राप्तियां हैं, उनके जो व्यय हैं, उसमें जो नकदी का प्रवाह है, अगर इसमें एक प्रकार का अस्थायी असंतुलन पैदा हो जाता है तो उसको स्थापित करने में, उस संतुलन को जो है प्राप्त करने में ये जो वेज एंड मींस एडवांसेस हैं ये मदद करते हैं। अब इसके अगर हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो बिंदु हैं, ये आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 17(5) के तहत निर्देशित है। इसके अलावा WMA पर जो ब्याज दर होती है वो रेपो रेट के बराबर होती है। बड़ा अच्छा बिंदु है ये वाला, ध्यान रखेंगे इसको आप लोग। इसके अलावा WMA ऋणों का जो समय है वो 3 महीने का होता है। तो ये जो अंत के 3 बिंदु हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो अल्पकालिक ऋण है, तो मैंने एक समरी भी यहाँ पर कर दी इस पूरे की, इन बिंदुओं को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और इससे आपको सारे नोटिफिकेशंस समय से मिल जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।